गुड़िया कब से बुला रही हैं दादू नीचे, क्यों नहीं आ रही? साइका ने इसके हाथ से रियाजी की किताब झपट कर हल्की सी बरहमी से पूछा। आप ही हमारे इम्तिहान शुरू होने वाले हैं, प्लीज़ तंग मत करें, वो बेजारी से बोली। बहुत बुरी बात है गुड़िया, आहिल लीमो ने ईशा को लेकर आया है, तुम्हारी हम उम्र है, जाओ गपशप करो। भला घर आए मेहमान के साथ कोई ऐसा रवैया रखता है? साइकिल ने इसे नेट का काला दुपट्टा थमाया जिसके किनारों पर बहुत से रंगों की मिलीजुली लेस लगी थी। इशारा इसके नीचे आने की तरफ था। आपी, नीलम ने एहतजाज किया, मगर वो इसे कलाई से थामे नीचे ले आई जहां ड्राइंग रूम से खुशगपियों की आवाज़ आ रही थी। माशाल्लाह, भाई को तो अब गाड़ी भी मिल गई है और जल्द घर भी मिल जाएगा। रायान भाई को भी आहिल भाई ने कार लेके दी है, मगर करोला नहीं। ईशा चहकते हुए बता रही थी। अल्लाह तरक्की दे, बरकत डाले। दादो ने पास तख्त पर बैठी ईशा को साथ लपेटते माथे पर बोसा दिया। गुड़िया आओ ना, वहाँ क्यों खड़ी हो? आहिल, जो इनकी बातों पर फीके से मुस्कुरा रखा था, काले रंग की शार्ट शर्ट और खुले ट्राउज़र में बेजार सी नीलम को देखकर जैसे खिल उठा था। होंठों की तराश में मुस्कुराहट मचली थी। जाहिर है मेरा घर है, आपकी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है मुझे बैठने के लिए। इसे इस वक्त खुश शक्ल आहिल की सूरत दुनिया के तमाम मर्दों में सबसे बुरी लगी थी। अरे गुड़िया, गुस्सा क्यों हो रही हो? ईशा और एमन के सामने इसे कुछ सिक्की महसूस हुई, मगर फिर भी बशाशत भरे लहजे में कह रहा था। हाँ, दादू और साइका के सामने नीलम से ये इज्जत अफजाई इसकी कई बार हो चुकी थी। मेरा दिमाग ख़राब है जो बिला वजह गुस्सा करूँगी, वो तब कर बोली। हुस्न की तो बात ही निराली थी, इसकी ये बदतमीज़ी भी आहिल को अदा ही लगी। गुड़िया देखो, आहिल भाई ने मुझे और एमन को गोल्ड के टॉप्स लेकर दिए हैं, तुम्हारे लिए भी लाए हैं। ईशा, जो बचपन से ही नीलम से इम्प्रेस थी, झट इसका मूड ठीक करने लगी। हाय, कितने अच्छे हैं, क्या ज़रूरत थी इस नकचिड़ी पर इतने पैसे उड़ाने की? दादू ईशा से टॉप्स पकड़कर देखती हुई बोली। जा पहले चाय बना ला, बहन कब की लगी है, मदद कर उसकी, बाद में देख लेना। दादू ने टॉप्स तख्त पर पड़े अपने डिब्बे में डाल दिए। आहिल और बाकी तीनों ने मुस्कुराहट जब्त कर ली। नीलम ने तीनों को घूरा और बाहर निकल गई। कैसा लगा गिफ्ट? साइका ने चाय बनाती नीलम से हंसते हुए पूछा। इसने दांत पीस कर बहन को घूरा। अच्छा, चाय निकाल कर ले आओ, मैं समोसे ले जा रही हूँ। साइका मुस्कुराहट दुबाती किचन से निकल गई। इसके निकलते ही आहिल ने दबे पैर किचन में कदम रखा। काला सूट भी किसी किसी पर जचता है, और जिस पर जचता है वल्लाह कमाल जचता है। शेर पढ़ने की आवाज़ पर इसने सर उठाकर देखा। वो दीवार के साथ टेके लगाए इसे ही देख रहा था। चंद सानहे को हाथ में पकड़ा पेन लर्ज कर रह गया। आप अंदर जाएं, हम चाय ला रहे हैं। पूरे जिस्म का खून अब इसके चेहरे पर झलकने लगा था। हम तो आपकी मदद को आए हैं, आहिल शरीर लहजे में कहता चंद कदम आगे बढ़ा। आहिल भाई, हमें आपकी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है, अब आप जाएं, वो नागवारी से बोली। आप जो रंग पहनने लगता है आपके लिए ही बना है। आहिल पटरी से उतर चुका था, जब्त के बावजूद भी वो इसकी रंगत धमकने लगी। वो पजल हो रही थी इसके फसू हेज लहजे से। नीलम, चाय ले आ। दादू की आवाज़ आने पर आहिल बाहर निकल गया। इसने सुख का सांस लिया। बदतमीज, जाहिल, जितनी मर्जी सुना दे इसे, मगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। नीलम ने कलस कर सोचा। वो मैट्रिक के बाद से ही आहिल की तवज्जो अपनी जानिब महसूस कर चुकी थी। बात हमेशा चाय से शुरू होती। अब तो नीलम को आदत हो गई थी। वो जब भी आता इससे ही चाय बनवा कर पीता। फिर नीलम की कमज़ोरियाँ, मसलन चपकिली, लाल बेग और दीगर कीड़े मकोड़े लाकर इसे डराता और बेतकल्लफ होने की कोशिश करता। दूसरी जानिब नीलम के लिए आहिल एक आम सा इंसान था। इसकी नज़र में आहिल के अंदर कोई भी ऐसी खसूसियत नहीं थी जो वो अपने हमसफ़र, हमदम और हमराही में देखना चाहती थी। इसके जहन में मर्द लफ्ज़ से एक ही मजबूत और ताकतवर शय का हाका बनने लग जाता। मर्द मतलब न डर, बेखौफ। आहिल ने इसकी सोच को साइका के ज़रिए जानते हुए आर्मी में शमूलियत का सोचा, मगर वहाँ इसे नाकामी का सामना करना पड़ा। तभी वो पुलिस में भर्ती हो गया, लेकिन वो कमज़ोर और बुज़दिल था, और इसे ऐसा ही रहना था। आदत बदल जाए, फितरत नहीं बदलती। सरसब्ज़ लॉन में हर तरफ फूलों की क्यारियां बनी थी। हवा के दोष पर लहराते फूल फिजा में खुशबू बिखेर रहे थे। मुलाजिम की रहनुमाई में वो प्लाजा के अंदर दाखिल हुआ। न जाने कितनी मंजिलें थी इस प्लाजा की। नज़र उठाकर देखने पर इसके गिर जाने का खौफ आने लगता। ज़्यादातर दरवाजे खिड़कियों पर शीशे की स्लाइड्स लगी थी। राहदारी के बाद लिफ्ट से वो तीसरी मंजिल पर पहुंचे, जहां कॉरिडोर से गुजरने पर एक कुशादा ड्राइंग रूम था। सामने ही मिनहाज एक बाजू सोफे की पुष्ट पर फैलाए और एक हाथ घुटने पर टिकाए उंगलियों को हिलाता कुछ गुनगुना रहा था। आवाज़ इतनी मध्यम थी कि शायद वो खुद ही सुन पाता। टांग पर टांग चढ़ाए इसके हर अंदाज से मगरूरियत का सबूत मिलता था। पास खड़े डेक ने इसे अंदर आने का इशारा किया। वेलकम, मोस्ट वेलकम, एएसपी आहिल इसरार, एमाज ने मुस्कुराते हुए कहा।
कार पसंद आई तुम्हें? इसने यूं दरियाफ्त किया जैसे छोटे भाई को सालगिरह का तोहफा दिया हो। जी, आहिल ने अदब से कहा। दैट्स गुड, कम एंड सिट हेयर। इसने आहिल को अपने सामने वाले सोफे पर बैठने का इशारा किया। मेरी ज़्यादातर टेकिंग बलूचिस्तान में मौजूद ताजरों से होती है और इसमें ज़्यादातर सोदिया के हैं। वो माल सोदिया तक कैसे ले जाते हैं ये मेरा मसला नहीं, मगर कराची से बलूचिस्तान तक का सारा असला किस तरह पहुंचाना है ये मेरा मसला है और इसको हल करने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। एमाज हल्का सा आगे झुकता हुआ बोला। जी, मैं आपकी हर मुमकिन मदद करूँगा। आहिल जल्दी से बोला। मिनहाज ने नफ़ी में सर हिलाते उंगली से भी इशारा किया, फिर सोफे की बैक से टेक लगाता बोला। मुमकिन ही नहीं, हर नामुमकिन मदद भी करनी होगी तुम्हें। इसका लहजा सर्द था। आहिल के गले में गिल्टी सी उभरी थी। हाईवे एक बड़ा मसला है और इसको कैसे हल करना है ये तुम्हारा मसला है। डेक तुम्हें ट्रक दिखा देगा, नंबर प्लेट्स लगी हैं उन पर, 3 ट्रक हैं, नंबर नोट कर लो। हाईवे पे ये ट्रक बगैर किसी रुकावट के गुजर जाने चाहिए, बगैर चेकिंग के। ओके? मिनहाज ने सवालिया पूछा। बेलचक अंदाज था इसका। जी, आपका काम हो जाएगा। आहिल ने बामुश्किल तमाम जुमला मुकम्मल किया। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अहमद मुस्कुराते हुए कहकर एक झटके से उठा और कोट का बटन बंद करता, एक हाथ पैंट की जेब में डालता, वहाँ से निकलता चला गया। इसके जाने के बाद डेक आहिल के साथ बैठ गया। मुलाजिम ट्राली धकेलता अंदर आया। डेक ने जूस का एक गिलास आहिल को पकड़ाया और एक रेड वाइन का गिलास अपने लिए भरने लगा। 1 हफ्ता है तुम्हारे पास, कोई तरकीब ढूंढो ये काम करने की। इसका मुआवजा होगा, ये अंदाज़ा तो तुम्हें हो चुका होगा। डेक ने लफ्ज़ों का जाल बुनना शुरू किया। आहिल आहिस्ता आहिस्ता इस जाल में फंसने लगा था। क्लासरूम का दरवाज़ा बंद था, प्रोजेक्टर ऑन था और लाइट साफ। 40 साल एक शख्स जो टीचर मालूम होता था, वाइट बोर्ड पर ब्लू मार्कर से स्लाइड पर मौजूद पॉइंट्स को वाज़ह कर रहा था। जब दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ ने माहौल में हलल पैदा किया। वो रियाजी के उस्ताद से इनकी क्लास में मौजूद टीचर को जाने क्या कहा था। वो हैरान होते इनके साथ ही चल पड़े, इतने हैरान कि वो क्लास को भी ऐसे ही छोड़ दिया। पूरे सेंटर में एक हलचल सी मच गई थी। तभी एक लड़की फूली सांस के साथ भागती हुई तीसरे डेस्क पर मौजूद नीलम के पास आई। वो नीलम, तुम यहाँ बैठी हो? वो बाहर तुम्हारे दोनों बॉयफ्रेंड्स आपस में लड़ पड़े हैं। आधी एकेडमी जमा हो गई है नीचे सड़क पर। एडमिनिस्टर के रोकने पर भी नहीं रुक रहे। अब तुम ही जाकर रोको इन्हें। तुम्हारे अलावा किसकी सुनेंगे? वो लड़की तेज तेज बोल रही थी। यूं मालूम होता था कि जैसे गले में बुफर्स फिट कर रखे हैं। क्लास में मौजूद लड़के लड़कियां हैरान शक्ल लिए नीलम को देखने लगे। सब लड़के अपनी नशिस्तें छोड़कर नीचे तमाशा देखने जा पहुंचे, जबकि लड़कियां आपस में खुसर फुसर करने लगी। नीलम के हवास थोड़े ठिकाने पर पहुंचे तो वो जल्दी से उठी। हड़बड़ाहट में नोटबुक पेंसिल नीचे गिर गई, मगर वो सेकंड फ्लोर से चंद साख्तों में ही ग्राउंड फ्लोर तक पहुंच चुकी थी। गेट के सामने स्टूडेंट्स का हजूम लगा था। एडमिनिस्टर सर ऐनुल हक भी वहां खड़े थे। चेहरे पर हद दर्जा संजीदगी तारी कर रखी थी। रेंजर्स के आते ही दोनों लड़के जो गुत्थम गुत्था हुए पड़े थे एकदम से अलग हो गए। अब इनके चेहरे नीलम को नजर आए। वो दोनों इसके क्लास फेलोज थे। इनका क्लास के दौरान घूरना, रास्ते में पीछा करना और 2-3 दफ़ा रॉन्ग नंबर्स नीलम को याद आने लगा। ये सब वो पहले भी बर्दाश्त कर चुकी थी, इसलिए इसने ज़्यादा तवज्जो ना दी और अब हमदयाजा भुगत रही थी। सरायन ने खा जाने वाली नज़रों से गेट के दरमियान में खड़ी नीलम को देखा और फिर रिसेप्शन पर मिस आयला के पास आए। मिस आयला, सेकेंड ईयर सेक्शन ए की नीलम इब्रार के फादर का नंबर बताएं मुझे। पास खड़ी नीलम में थूक निकला। सर, इसने कुछ कहना चाहा था, मगर उन्होंने हाथ उठाकर मना कर दिया। मिस आयला ने कंप्यूटर पर डेटा रिसर्च किया और नंबर बताने लगी। नीलम के आंसू बेख्तियार निकलने लगे। आते जाते स्टूडेंट्स की एक्स्ट्रा करती नज़रों से इसे कोफ्त हो रही थी। जी इब्रार साहब, क्या आप इस वक्त अपनी साहबजादी को अकेडमी से लेने आ सकते हैं? दूसरी जानिब से ना जाने क्या कहा गया था। सर ऐन ने कान से फ़ोन हटाते नीलम को देखा। आप ऑफिस में जाकर बैठे। तकरीबन 20 मिनट बाद इब्रार साहब ऑफिस रूम में दाखिल हुए, जहां सिर्फ नीलम बैठी थी। इनके पीछे ही सर ऐन भी रूम में दाखिल हुए। पूरा किस्सा सुनाने के बाद वो नीलम को देखते कहने लगे, हमारे माशरे में क्या चल रहा है क्या नहीं, इसका इल्म एक उस्ताद से ज़्यादा किसको होगा। आप लेक्चरार हैं, स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियाँ हर जगह का माहौल जानते हैं। अपनी बेटी का गैर मामूली हुस्न देखकर आपको ये अंदाज़ा लगाने में देर तो नहीं लगी होगी कि इसका यूं बाहर निकलना आपको कितने मसाइल से दो चार कर सकता है। फिर भी आपने लापरवाही दिखाई। अब अगर मैं इन स्टूडेंट्स को एकेडमी से निकाल दूंगा तो वजह पूरे मोहल्ले में इश्तिहार की तरह लग जाएगी। ऐसे में आपकी बेटी का ही नाम आएगा। अब आप बताएं इस मसले का क्या हल निकाला जाए।
ابراर साहब की कुशादा पेशानी पर पसीने के कतरे नमदार हुए थे, चेहरे से सुर्खी झलक रही थी। उन्होंने आतिशी रंग के स्कार्फ और ट्राउज़र के साथ धानी रंग की कमीज़ पहने शिफॉन का दुपट्टा कंधे पर डाले अपनी बेतहाशा खूबसूरत बेटी को देखा। कितना मना किया था अम्मा ने कि मत दाखिला करा इसका अकेडमी में, मगर इन्हें बेटियों को तालीम दिलवाने का शौक़ था। अब ना जाने क्यों पछता रहे थे। नीलम कल से अकेडमी नहीं आएगी। आप उन दोनों लड़कों को मत निकालें और अगर हो सके तो इस बात को यहीं दबा दें। इब्रार साहिब ने इल्तिजाहिया कहा। मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ, आप बेफिक्र रहें। बात अकेडमी से बाहर नहीं जाएगी। सर ऐन की तसल्ली खोखली थी। ये तो वो खुद भी जानते थे। वो और अंश डब्बे उठा उठा कर वैन भर रहे थे। जब इसने छोटी सी मेहरान से रोती हुई नीलम को निकलते और फिर अंदर गुम होते देखा, इसके पीछे ही इब्रार साहिब भी निकले थे। गेट खोलकर गाड़ी गैराज में खड़ी करने लगे। अस्सलाम वालेकुम। टाइगर अपना काम छोड़कर इनके पास चला आया। वालेकुम अस्सलाम। इब्रार साहिब मरावतन मुस्कुराए। कोई परेशानी है अंकल? टाइगर के पूछने पर वो ठटके। नहीं बेटा, वो इसका कंधा थपथपाते बोले और फिर गाड़ी अंदर दाखिल करने लगे। टाइगर कुछ तजब्जुब का शिकार दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गया। मैं तो पहले ही कहती थी, मगर मेरी यहाँ सुनता कौन है। 18 की होने लगी है, रुखसत कर इसे। किसी दिन इसकी यही सूरत हमें रुसवा करके छोड़ेगी। इसी दिन का डर था, इसी बदनामी जग हसाई से डरते तुझे कहा करती थी कि कर दे हाँ इसकी ताई को। पहले की बात और थी, अब तो माशाल्लाह आहिल अच्छा कमा रहा है, गाड़ी ले ली है, प्लाट ले चुका है, घर भी बना लेगा। बस बहुत सुन ली मैंने तेरी, अब और नहीं। बस मैं इसरार को कल ही हाँ कर रही हूँ, इसी इतवार मंगनी कर देंगे। दादा तो पूरी बात सुनते ही पहले ही शुरू हो चुकी थी। नीलम साइका के साथ लगी हिचकियों से रो रही थी। इब्रार साहिब एक कुर्सी पर दोनों हाथ आपस में जोड़े परेशान बैठे थे। हम नहीं करेंगे कोई शादी वादी, नीलम रोने के दरमियान बोली। चुप कर तू और जा बंठन के, इसलिए बोलती थी कि चादर लेकर निकला कर। मत जा अकेडमी, मगर नहीं, अब जो मैं कहूँगी वही तुम बाप बेटी करोगे। और अगर इतनी ही बुरी लगती हूँ तो चली जाऊँगी अपने बड़े बेटे के घर। दादो तैश में आ चुकी थी। अम्मा आप तो ऐसा मत कहें। इब्रार साहिब मुल्तजी अंदाज में गोया हुए। मुझसे आलिया और इसरार दोनों कह चुके हैं, मगर तब तुम्हें इनके माली हालात पर इतराज़ था। मगर अब जब वो इतराज़ ख़त्म हो चुका है तो हाँ करने में कोई कबाहत नहीं। दादो ने ठोस लहजा अपनाया। हम नहीं करेंगे आहिल भाई से शादी और एकेडमी में जाएंगे। हमारे पेपर्स होने वाले हैं, इसके बाद फाइनल्स हैं। जब हमारी कोई गलती ही नहीं तो हम क्यों मुँह छुपाएं। अच्छी शक्ल सूरत का होना कोई गुनाह तो नहीं है, जिसकी सज़ा आप लोग हमें दे रहे हैं। तंग आ चुके हैं हम। अगर हम खूबसूरत हैं तो इसका क्या मतलब है कि हम कैद होकर रह जाएं, कोई हमारी शक्ल ना देखे। इससे अच्छा है तेज़ाब डाल दें हमारे चेहरे पर, इसकी खूबसूरती ख़त्म होगी, तब ही हम खुली फ़िज़ा में सांस ले सकेंगे। वो बेदर्दी से आंसू पोंछती एक ही सांस में कह गई। फिर अपना बैग उठाया और अपने रूम में चली गई। रो रो कर इसकी आंखें सूज चुकी थी, मगर इन सब गहरी झील सी आंखों के सूजे हुए किनारों में बला की कशिश नजर आ रही थी। इसे नफरत होने लगी थी अपने हसीन चेहरे से, जिसकी वजह से बचपन से रोक टोक थी। वो नेशनल हाईवेज की फुटेज देख रहा था। सामने ही स्टडी टेबल पर नीले रंग की 2 फाइल्स थी, जिसमें नेशनल हाईवे N10 कराची टू गवादर, N25 कराची चमन की डिटेल्स थी, और साथ ही इन हाईवेज पर मौजूद पुलिस ड्यूटीज़ की भी डिटेल्स थी। वो इन हमाक से इनको स्टडी कर रहा था जब आलिया बेगम अंदर आई। चाय का मग हाथ में उठाए वो इसके पास ही चली आई थी। आहिल बेटा बस कर दो, 12 बज गए हैं और तुम हो कि आराम करने का नाम ही नहीं ले रहे। शाबाश, बंद करो इसे, बाकी काम सुबह करना। नहीं अम्मी, अभी बहुत काम पड़ा है। आप बताएं, हैरियत से आई हैं? इसने चाय का मग पकड़ते कहा। हाँ हैरियत है, और एक अच्छी खबर के साथ आई हूँ, वो मुस्कुराते हुए कहती बेड के किनारे पर टिक गई। आहिल लैपटॉप थोड़ा बेंड करके कुर्सी घुमाकर इनके सामने ही बैठ गया। कैसी खबर? चाय का सिप लेते पूछा। तुम्हारी दादो ने नीलम के लिए हाँ कर दी है, वो मुस्कुराते हुए कह रही थी। सच्ची? आहिल मग टेबल पर रखते हुए इनका हाथ दबाते बोला। हाँ भाई, एकदम सच। और मना करने का जो जवाब उनके पास था वो तो तुम्हारी मेहनत और लगन ने ख़त्म कर दिया। और क्या चाहिए उनको? वो आहिल के चेहरे पर प्यार से हाथ फेरते बोली। फिर कब जा रहे हैं हम? वो बेसब्रा हुआ। कल ही चलते हैं, तुम्हारे बाबा भी कल फारिग हैं और नेक काम में देरी क्यों? उन्होंने इसकी थोड़ी पकड़ते हुए प्यार से कहा। शुक्रिया अम्मी, आप बहुत अच्छी हैं। वो बच्चों की तरह इनके सीने से लगा कह रहा था। जानता था कि इन्हें नीलम बहू के रूप में नहीं पसंद, मगर सिर्फ इसकी खातिर वो मान गई थी। आप ही हमें नहीं करनी आहिल बाई से शादी, हम बता रहे हैं। हम सबके सामने मना कर देंगे, फिर हमें मत कहिएगा कि हमने बाबा की इंसल्ट करवाई है। वो सफ़ेद और गुलाबी घेरदार फ्राक को उठाकर दूर फेंक चुकी थी।
साइका इसे तैयार होने का आई थी। दादू का ख्याल था कि आज ही मंगनी की तारीख रख दें और खानदान भर में बात फैला दें, ताकि जो बकिया रिश्तेदार उम्मीद लगाए बैठे हैं सबको एक ही बार जवाब मिल जाए। गुड़िया जिद ना करो, तैयार हो जाओ, ताया लोग आने वाले ही होंगे और देखो ऐसा करके तुम्हें क्या मिलेगा। दादू की जिद से तो तुम आगाह हो ना। साइका ने घुटनों पर सर दिए हिचकियों से रोती नीलम के बाल सहलाए। हमें कुछ नहीं सुनना। आखिर हमारा कसूर क्या है? किस जुर्म की सज़ा दे रही हैं दादू हमें? हम पढ़ना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं, लेक्चरार बनना चाहते हैं। तो मना किसने किया है? चली जाना यूनिवर्सिटी भी, मगर शादी के बाद आहिल की इजाज़त से। दादू ना जाने कब कमरे में दाखिल हुई थी। आप हमारे साथ ज़्यादती कर रही हैं दादू। हमारा मज़हब लड़की की रजामंदी का हुक्म देता है। फिर आप, वो जो चीख कर बोली थी, साथ आहिस्ता आहिस्ता आंसू साफ कर रही थी। दादू की इससे भी तेज़ तराज आवाज़ में बात काटने पर खामोश हो गई। मुझे मज़हब दीन मत सिखा। 5 नमाज़ें पढ़ते हुए मौत पड़ती है और मुझे बता रही है इस्लाम और दीन। उठ और कपड़े बदल कर नीचे आ। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो 12वीं के इम्तहान भी नहीं देने दूंगी। अभी सिर्फ एकेडमी छुड़वाई है, कॉलेज नहीं। इनकी धमकी पर नीलम सदमे से चूर होकर रह गई। इब्रार साहब भी अब की बार इसका साथ नहीं दे रहे थे। आहिल का रिश्ता इनकी नज़र में एक अच्छा रिश्ता था, फिर भाई की नाराज़गी का डर भी था, इसलिए वो खामोश थे। बल्कि अगर खुश थे कहा जाए तो गलत ना होगा। दोनों बहनें और माँ पिछली नशिस्तों पर विराजमान जल्दी से बाहर निकली। ड्राइविंग सीट पर आहिल के साथ बैठे इसरार साहिब भी कार से निकल चुके थे। वो कार रिवर्स करता मुनासिब जगह खड़ी करने लगा था, क्योंकि गैराज बहुत छोटा था, जब अचानक कार पीछे खड़ी बाइक से टकरा गई। बाइक सड़क पर गिर चुकी थी जब आहिल फटाफट बाहर निकला। आर यू ब्लाइंड मैन? टाइगर ने बाइक खड़े करते गजबनाक लहजे में कहा। ब्लैक जीन्स और जैकेट के साथ सुरमई रंग की शर्ट पहने हुए था, फोल्ड स्लीव्स और फौजी कट स्टाइल के बाल जो कि आगे से कुछ माथे पर गिर रहे थे। आहिल को वो बेहद डैशिंग दिखा। रियली सॉरी फॉर दैट मैन। आहिल ने माजरत खाना लहजा अपनाया। आहिल अंदर आओ, यहाँ क्यों खड़े हो? टाइगर तुम? वो आहिल को बुलाने आए थे। जब टाइगर को इसके साथ खड़े देखा तो तारुफ करवाने लगे। ये आहिल है, मेरा भतीजा और होने वाला दामाद। आहिल की तो इस तारुफ पर बातें चिर गई। उससे मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया, जबकि टाइगर कुछ तजब्जुब का शिकार था। ये टाइगर है, हमारे नए किराएदार। माशाल्लाह बहुत ही फरमाबरदार बच्चा है। उन्होंने टाइगर का कंधा थपथपाया। टाइगर? आहिल को नाम कुछ अजीब सा लगा। रूहान आकिफ, टाइगर ने मुसाफे के लिए बढ़ता हाथ थामते कहा। अच्छा सॉरी यार बाइक के लिए। आहिल ने कान खुजाते शर्मिंदगी से कहा। कोई बात नहीं, टाइगर ने आहिल से कहते इब्रार साहब की तरफ रुख किया। अच्छा अंकल चलता हूँ, कोई काम हो तो तकल्लुफ़ मत कीजिएगा। नहीं तकल्लुफ़ कैसा, कोई काम हुआ तो सबसे पहले तुम्हें याद करूँगा। टाइगर मुस्कुराते हुए चला गया। ओ माय गॉड नीलम, तुम तो कोई परी लग रही हो। एमन ने पिंक और वाइट फ्रॉक में खुले बालों को कंघी करती नीलम को देखकर कहा और वो खामोश रही। तुम्हारे बालों को कोई हेयर स्टाइल बनाऊं? ईशा ने पूछा। नो थैंक्स, वो बुरा सा मुंह बनाकर बोलती अपने शहद रंग सिल्की बालों की पोनी बनाने लगी, मगर बाल कमर से भी नीचे तक जा रहे थे। आपी वो चिड़चिड़ी सी होती साइका को आवाज़ें दे रही थी, जो शायद किचन में मसरूफ़ होने की बिना पर सुन नहीं पा रही थी। उफ नीलम, दो मैं बना देती हूँ। ईशा ड्रेसिंग के पास आकर इसके हाथ से हेयर ब्रश थाम कर बोली। जब मना कर दिया है हमने कि नहीं बनवाने तुमसे बाल तो क्यों पीछे पड़ गई हो? वो बदतमीजी से कहते इसके हाथ से ब्रश ले चुकी थी। अभी ना सही, मुस्तकबिल में शायद तुम्हें ये काम हमसे ही करवाना पड़े। अब आहिल भाई तो तुम्हारे बाल बनाने से रहे। एमन के कहने पर नीलम की त्योड़ी चढ़ गई। हमारे हाथ नहीं टूटे जो तुम्हारे भाई से बाल बनवाएंगे। गुड़िया, बुरी बात क्यों बिला वजह गुस्सा हो रही हो? साइका ने हफ्की से कहा। हाथ में मौजूद ट्रे एमन ने थामते इसमें से एक गिलास खुद लिया और दूसरा बहन को दिया। दिमाग ख़राब हो गया है हमारा। तभी वो ब्रश पटक कर बोली। लाओ। साइका ने ब्रश थामा और चंद मिनटों में ही शहद रंग बालों का खूबसूरत सा स्टाइल बना दिया। छोटी सी नोज पिन इस पर बहुत उठ रही थी। वो जब नीचे आई तो दादू ने इसकी बलाएं ली, नज़र उतारी। हमेशा दूर से ही सलाम का जवाब देने वाली ताई इसे अपने साथ चिपकाए बैठी थी, सफ़ेद कुर्ता शलवार में मलबूस। आहिल भी काफ़ी शानदार दिख रहा था। बार बार इसे अपनी जानिब मुतवज्जा करने के हरबे आजमाता नीलम को जहर लग रहा था। घर ही की तो बात थी, कोई रोक टोक ना थी। सब ने इकट्ठे खाना खाया और 3 दिन बाद इतवार को मंगनी की तारीख रखी गई थी। ये तो सरासर ज़्यादती हो रही है मेरे साथ। मुंह मुझे मीठा करवाना चाहिए और यहाँ अम्मी ही सब किए जा रही हैं। निकाहनामे पर भी इन्हीं से साइन करवा लेना। आहिल ने साइका के कान में सरगोशी की। दादू से कहती हूँ तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दे, वो शरारती लहजे में बोली। अरे क्या साली साहिबा, जब ये काम आप खुद भी कर सकती हैं तो फिर दादू को क्यों तकलीफ दे रही हैं? वो संजीदगी से बोला। शक्ल देखो, दादू के नाम पर ही हवाइयाँ उड़ जाती हैं।
اب ایسی بھی بات نہیں ہے، کر دو نا کام یہ پلیز، وہ ملتجی لہجے میں بولا۔ چلو کر دوں گی، کیا یاد کرو گے؟ اتنی صحیح دل کی سالی ملی ہے، وہ ہنس دی۔ آہل ماں اور دادی کے درمیان منہ پھلائے بیٹھی نیلم کو دیکھ رہا تھا۔ نظر تھی کہ ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، اور دل تھا کہ بے اختیار ہی ہوتا جا رہا تھا۔ جان بن گئی تھی یہ لڑکی آہل اسرار کی۔ ایک دو پنز اناف تھی، آپی نے دنیا جہان کی پنز ہمارے ہی سر پر لگانی تھی۔ وہ شدید جھنجھلاہٹ میں مبتلا ہیئر پنز اتار رہی تھی جب ڈریسنگ مرر میں اپنے پیچھے آہل کا عکس ابھرتا نظر آیا۔ نیلم کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ میں ہیلپ کر دوں؟ شرارت آنکھوں میں ناچ رہی تھی۔ آپ ہمارے کمرے سے جاتے ہیں کہ ہم دادو کو بلائیں؟ وہ غصہ ضبط کرنے کی کوشش میں سرخ ہوتی اور حسین لگ رہی تھی۔ ہمارا کمرہ بھی بولتی ہیں اور جانے کو بھی کہتی ہیں، اٹس ناٹ فیئر۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے کنارے پر ٹک گیا۔ ہم ہی چلے جاتے ہیں۔ نیلم اس کی طرف سے مایوس ہو کر جانے کو موڑی تھی جب وہ اس کی راہ میں حائل ہو گیا۔ میں تو گڑیا کا منہ میٹھا کروانے آیا تھا۔ آہل نے مٹھائی کا ڈبہ پکڑ رکھا تھا، اس میں سے ایک گلاب جامن نکال کر نیلم کے سرخی مائل ہونٹوں کی جانب بڑھایا۔ ہماری زندگی برباد کر کے اس میں زہر گھول کر آپ ہمارا منہ میٹھا کروانے آئے ہیں؟ وہ اس کا ہاتھ جھٹک چکی تھی۔ گلاب جامن کہیں دور ہی جا کر گرا تھا۔ آہل کا چہرہ شدت ضبط سے جل اٹھا تھا۔ کس زہر کی بات کر رہی ہو؟ وہ سنجیدہ تھا۔ آپ کی وجہ سے، صرف آپ کی وجہ سے دادو نے ہماری اکیڈمی ختم کروا دی اور اب یونیورسٹی سے بھی منع کر دیا ہے۔ ہمارا لیکچرر بننے کا خواب صرف آپ کی وجہ سے چکنا چور ہو گیا ہے۔ وہ چلاتے ہوئے بول رہی تھی۔ یہ اس کی عادت تھی، مزاج کے خلاف بات پر چیخنا اور روتے ہوئے بات کرنا۔ اسٹاپ کرائنگ۔ آہل نے اسے بازو سے پکڑ کر بیڈ پر پٹخا۔ نیلم نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ دیکھو گڑیا، مجھے نہیں پتا دادو ایسا کیوں کہہ رہی ہیں، نہ ہی اس بارے میں میری کوئی ان سے بات ہوئی ہے، مگر میں پرامس کرتا ہوں خود ایڈمیشن کرواؤں گا تمہارا یونی میں، جس میں تم کہو گی۔ بس خوش؟ وہ اس کے پاس نیچے گھٹنے موڑ کر بیٹھا تھا۔ اور اکیڈمی؟ اس کی سوئی اب بھی وہیں اٹکی تھی۔ اکیڈمی نہیں گڑیا، وہاں وہ بہت سے لڑکے ہوتے ہیں، تمہیں کوئی نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ آہل نے ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو صاف کرنے چاہے۔ بچے نہیں ہیں ہم، جو کوئی بھی ہمیں نقصان پہنچا کر چلا جائے گا اور ہم دیکھتے رہیں گے۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر بڑکتے ہوئے بولی۔ اچھا غصہ تو نہ ہو، میں دادو سے اجازت لینے کی کوشش کروں گا۔ وہ بہلانے لگا۔ ٹائم از اوور ناؤ۔ سائیکا کی آواز پر آہل اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ نیلم نے آنسو صاف کیے۔ اللہ، میری بہن کو رلا دیا تم نے، ایسا بھی کیا کہہ دیا؟ سائیکا نے مصنوعی حیرت سے کہا۔ ہماری ایسی جرت کہاں؟ سائیکا اور وہ باتوں میں مگن کمرے سے نکل گئی۔ نیلم پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کیا چیز تھی جو اسے رلا رہی تھی، اندر ہی اندر کھا رہی تھی، کھوکھلا کر رہی تھی؟ آنکھوں میں پھر مرچیں بھرنے لگی تھی۔ وہ دونوں گھٹنوں کو بازوؤں کے حصار میں لیے ان پر سر رکھے ہچکیوں سے گریہ بازاری میں مصروف ہو گئی۔ ابھی تو احساس ہوا تھا محبت کا، ابھی تو جذبوں کی شاخ سے محبت کی کونپل پھوٹنی تھی، ابھی تو آسمان پر بکھرے تارے سہانے لگے تھے، ابھی تو گیت گنگنائے تھے، ابھی تو ساز چھیڑے تھے، ابھی تو کلیاں کھلی تھیں کہ آسمان سیاہ ہو گیا۔ گیتوں کی جگہ نوحوں نے لے لی۔ ساز میں غم کی نمی گھلنے لگی تھی۔ سب ختم ہو چکا تھا شروع ہونے سے پہلے۔